नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। ई टेंडरिंग को लेकर के सरपंचों और सरकार के बीच में गतिरोध लगातार जारी है। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि फैसला वापस नहीं होगा और सरपंच भी ई टेंडरिंग की वापसी को लेकर के अड़े हुए हैं। सरकार को दिए अल्टीमेटम के बाद सरपंचों ने पंचकुला से चंडीगढ़ की ओर कूच किया है। सरपंच आगे न बढ़ सके इसके लिए पंचकुला और चंडीगढ़ बॉर्डर पर मल्टी लेयर बैरिकेटिंग की गई। अब भारी पुलिस बल और वाटर कैनन के साथ पुलिस के जवान यहां मुस्तैद नजर आए। सरपंच और पुलिस आमने सामने भी आ गए। सरपंचों ने बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। इस बीच सरकार ने सरपंचों को मनाने के लिए मुख्यमंत्री के ओएसडी को बातचीत के लिए भेजा, लेकिन कोशिश यहां पर एक बार फिर से नाकाम हो गई। अब बातचीत विफल होने के बाद पुलिस ने पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर से भीड़ हटाने के लिए हल्का बल भी प्रयोग किया, रोड को खाली भी करवाया, लेकिन सरपंच अभी भी मानने को तैयार नहीं हैं। अब सरपंचों ने पंचकुला में ई टेंडरिंग की वापसी तक पक्का मोर्चा लगाने का ऐलान कर दिया है। अब सरकार ये कह रही है कि जो फैसला है वही रहेगा, अगर कोई दिक्कत है तो समाधान किया जाएगा, लेकिन सरपंच मानने को तैयार नहीं है। तो आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये 3 तस्वीरें आप देखिए, चंडीगढ़ कूच की तस्वीरें, सरपंच और पुलिस के बीच में किस तरीके से आमना सामना हुआ, ये वो तस्वीर। और उसके बाद मुख्यमंत्री के जो ओएसडी हैं, जब वो पहुंचे हैं सरपंचों से बातचीत करने के लिए, तो वो बातचीत भी नाकाम नजर आई है। आज के इस पूरे घटनाक्रम की ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मांग तो खट्टर साहब को माननी पड़ेगी जी, लेकिन तंग कितना कर सकता है वो तंग करके देख रहा है। सरपंचों की मांग तो माननी पड़ेगी, 100% माननी पड़ेगी। आप सच्चाई मानो, लेके जाएंगे। कोई भी है, कोई भी हक है, अपना लेके जाएंगे। सरकार अपनी तानाशाही कर रही है, ठीक है। हाँ, जो सरपंच साहिबान यहाँ आए हुए हैं वो पूरे रेगुलेशन से अपने आंदोलन कर रहे हैं। कोई वो नहीं है, गुंडागर्दी कुछ नहीं है, बस अपनी मांगे हम पूरे हक से उनके सामने रख रहे हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो 1.5 साल बाद इलेक्शन है। अगर सरकार को घुटने पर नहीं बिठा देना तो ये भी सरपंच एकता नहीं होगी हरियाणा की। सब चर्चा चल रही है। मैंने पहले भी कहा है, एक बार प्रयास करना चाहिए। प्रयास में दिक्कतें आएंगी, हमें भी आई। अगर उसके अंदर दिक्कत कोई आगे नहीं रिजॉल्व होती तो बैठ के चर्चा कर लेंगे। सरपंचों ने अभी परमानेंट कोई रास्ते तो बंद नहीं है और वार्ता से ही हल निकाले जाते हैं। बीजेपी और बीजेपी की संयुक्त सरकार है और ये दोनों हमारी सरकार का फैसला है कि हम ई टेंडरिंग से काम कराएंगे। इसमें नेताओं की उलझने की कोई बात मेरे संज्ञान में तो है नहीं और काम ई टेंडरिंग से होगा। ऐसा है, लाठी और गोली से सरकारें नहीं चला करती। सरकारें मतलब आपस में बातचीत से निपटारे से चली जाती है, हर चीज़ का निपटारा किया जाता है। हमारे यहाँ भी कभी ऐसा आपने सुना, 10 साल हम भी रहे हैं। अब हर महीने कभी कहीं लाठी चार्ज हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है, कहीं गोली चल रही है, कहीं हो रहा है। देखिए 2 साल पहले तो सरपंच ने इलेक्शन नहीं कराए, अब कराए। इलेक्टेड बॉडी है, वो लोगों की चुने हुए हैं, उन पर विश्वास करना चाहिए। ऐसा जो कर वो अविश्वास की तरफ उनकी तरफ पता नहीं वो क्या कर देंगे। हमारे समय में तो 20 लाख तक की थी, अब क्या हो गया। चोर साहब, मैं तो सरपंचों से एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, उन्हें कहीं जाकर के घेराव नहीं करना चाहिए। उनको तो ये फैसला करना चाहिए अपने अपने जिले में मीटिंग बुला करके कि जहाँ कहीं सरकार का नुमाइंदा किसी गांव में जाएगा, वहाँ सारे सरपंच उस ब्लॉक के इकट्ठे होकर के जाएं, गांव के लोगों से बात करें कि ये हमारा अपमान करते हैं और आपने हमें चुना है। अगर हमारा अपमान है तो आपका अपमान पहले है, इसलिए ऐसे लोगों को गांव में ना आने दो। तो सबके अपने अपने पक्ष हैं और सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन इन सब के बीच में सरपंच और सरकार के बीच में चल रही खींचतान सिर्फ ई टेंडरिंग पर ही नहीं है। इसके अलावा भी सरपंचों की कई और मांगे हैं। ये मांगे क्या हैं, आइए एक बार आपको ये ग्राफिक के जरिए भी समझा देते हैं। तो सरपंच विरोध कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ई टेंडरिंग नहीं, कुछ और भी बातें हैं जो आप समझ लीजिए। 30 लाख तक की राशि के कार्य करवाने का अधिकार दिया जाए, सरपंच इस मांग को कर रहे हैं। ये ई टेंडरिंग के साथ जुड़ी हुई हैं कि यानी कि सभी विकास कार्यों में सरपंचों का हस्तक्षेप हो, ये डिमांड भी सरपंचों ने की है। इसके अलावा भी कुछ और मांगे हैं, जैसे विकास कार्यों में खामी मिलने पर जेई और एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई हो, ये डिमांड भी सरपंचों के द्वारा की गई है।
ई टेंडरिंग की वापसी के साथ साथ ये और मांगे हैं। पंचायत के रकबे की जमीन की जो रजिस्ट्री है उसका 1% पंचायत के खाते में डाला जाए, ये भी उनकी प्रमुख मांगों में शामिल है। ये डिमांड भी सरपंचों के द्वारा की जा रही है। अब बिजली का जो बिल है उसका 2% यानी कि 2% पैसा पंचायत के खातों में डलवाया जाए, ये भी सरपंचों की डिमांड है जो कि सरपंचों के द्वारा की गई है। सरपंच के लिए टोल टैक्स की माफ़ी होनी चाहिए, ये मांग भी सरपंचों के द्वारा की गई है, जिसमें सरपंच कह रहे हैं कि उनका टोल टैक्स भी माफ़ होना चाहिए। मानदेय अभी सरपंच को जो मिलता है उसको बढ़ा करके 30,000 रुपये कर दिया जाए, ये भी प्रमुख मांगों में शामिल है। ये वो मांगे हैं जो कि ई टेंडरिंग की वापसी के साथ साथ सरपंच कर रहे हैं। पूर्व सरपंचों की पेंशन को बढ़ा दिया जाए, इस बात को भी अपनी मांगों में सरपंचों ने शामिल किया है। और राइट टू रिकॉल सभी जनप्रतिनिधियों पर लागू हो, ये बात भी ई टेंडरिंग की वापसी के साथ साथ सरपंच कर रहे हैं। तो ये कुछ मांगे हैं जो कि प्रमुख मांगे आप देख रहे हैं, और ये हमने आपको इसलिए बताया कि सिर्फ ये नहीं है कि ई टेंडरिंग जो सरकार लाई उसको ही वापस करना है, ये भी मांगे साथ में सरपंचों ने कही हैं कि इसको भी सरकार को मानना होगा। अब आज की बड़ी बहस के कुछ सवाल हैं, उस पर पहले नजर डालते हैं, फिर आज की चर्चा में आगे बढ़ेंगे। अभी टेंडरिंग पर घमासान है, कब निकलेगा समाधान, ये सवाल पूरे प्रदेश की जनता के जहन में है। विकास कार्यों में पारदर्शिता से आखिर किसको परहेज है, ये भी सवाल है। कई दौर की वार्ता, आखिर कब निकलेगा रास्ता, ये सवाल सबसे अहम है, क्योंकि वार्ता से ही अगर समाधान निकलता है तो फिर ये जो वार्ता हो रही है उससे समाधान की ओर कब तक पहुंचेंगे, आज हम एक बार फिर से ये समझने की कोशिश करेंगे। ये महत्वपूर्ण सवाल हैं, और चूंकि सरपंच विरोध कर रहे हैं, सरकार अपना पक्ष रख रही है, सरकार का ये कहना है कि खामी है तो हम उसको दूर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरपंचों का ये कहना है कि सरकार को ई टेंडरिंग की जो पॉलिसी है उसको वापस लेना चाहिए। और आज हम एक बार फिर से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो समाधान का रास्ता है वो कैसे निकलेगा। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, स्वागत आपका चर्चा में। केसी भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। केसी भाटिया जी, आपका भी स्वागत। विजेंद्र रेड्डू जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेड्डू जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले सत्यव्रत शास्त्री जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। हालांकि हम लोग लगातार कई दिनों से इस विषय को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, लेकिन शास्त्री जी, आज जो तस्वीरें हम लोगों ने देखी, क्योंकि आप लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई कोई नई व्यवस्था है तो उसके अंदर जो खामियां हैं हम उसके सुधार के लिए तैयार हैं, लेकिन सरपंचों का कहना यह है कि वो ई टेंडरिंग आपको वापस लेनी पड़ेगी। अब समाधान तक कैसे पहुंचेंगे आप, मेरा सवाल आज भी यही है। सत्यव्रत शास्त्री जी, कैसे निकालेंगे रास्ता? आयुष जी, रास्ता संवाद के माध्यम से ही होता है। एकमात्र वो एक साधन है जिसमें बैठकर हम नफे नुकसान की बात करें, आखिर सरपंचों का भी और सरकार का भी हेतु तो एक ही है कि गांव का विकास हो, और जो सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है उसका उचित और प्रयोग जो है वो ढंग से हो। सरपंच भी इस बारे में कोई दो मत नहीं और सरकार भी कोई दो मत नहीं। मुझे लगता है कि संवाद से ज्यादा ये राजनीतिक विषय होता जा रहा है, और जिस प्रकार से राजनीति के आधार पर कोई चीजें तय हो ये जरूरी नहीं होता है, लेकिन राजनीतिक बातें गलत हो ये भी नहीं होता। लेकिन इन दोनों चीजों के लिए जो रास्ता है आयुष जी, वो एक संवाद है। जैसा आपने कहा कि टेंडरिंग के साथ साथ बाकी कई शर्तें भी हैं जो मांगे हैं उनको भी सरकार माने, तो जितनी आपने मांगे रखी हैं मुझे कोई अव्यवहारिक नहीं लगती। जैसे 2% बिल कम आता है, वो तो सरकार को पैसा देना है विकास के लिए, आप उधर से लेंगे उधर से देंगे, जितना भी होगा वो देना ही है। यदि उस माध्यम से भी पंचायत को मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र के सरकार ने ही, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही जनसंख्या पर आधारित कुछ राशि तय की गई है, वो आपकी पंचायत के अकाउंट में आती है। और ऐसी पंचायत के आधार पर कुछ बातें हैं कि रेवेन्यू के आधार पर, इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर, और भी कुछ चीजें हैं जो पंचायतों का खर्चे के लिए या गांव के विकास के लिए जो धन मुहैया कराने की बात है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। सरकारों पैसा देती है और किसी भी माध्यम से एक टारगेट होता है कि भाई गांव में क्या क्या काम है, उसके लिए कहां से कितना पैसा आएगा, उसका जोड़ तोड़ कर लिया जाता है। तो इसमें कहीं भी मुझे कोई ऐसी बात नहीं लगती कि सरकार के लोग या अफसर उसके लिए कोई दो मत रखते हों, और सरपंचों को भी इस विषय को लेकर बात करेंगे तो मुझे लगता है रास्ता निकलेगा। लेकिन केवल एक बात लेकर कि हम पुराने पिछले समय पर जाए, देखो देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है, और टेक्निकल जमाना भी है, आईटी का जमाना है। इन सबका हमें उपयोग करके और अपने आप को साफ रखना।
मैं तो पहले दिन से एक बात कहता हूँ आयुष जी, सभी सरपंच प्रतिनिधि हमारे ही तो भाई है, ये बाहर से नहीं है। हमारे भी परिवार में, रिश्तेदारों में अनेक जगह सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद के मेंबर है, उनसे हमारी रोज ही बात होती है। विषय यह है कि जिस प्रकार से उसकी राजनीतिक छवि ठीक हो, ऐसा प्रयास सरकार के द्वारा किया गया। अनेक बार आप देखते हो राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण से, ईर्ष्या के कारण से भी सरपंच ने गबन कर लिया, सरपंच ने गलत कर दिया। उसके बहुत सी बड़ी जो ताकत है पैसे की, समय की, वो इन्हीं चक्रों में ही, पॉलिटिकल रेसों में ही लग जाती है और गांव में काम व्यक्ति नहीं कर पाता। अनेक प्रकार के आरोप लगते हैं। सरकार का ये कदम चुने हुए प्रतिनिधियों को पाक साफ रखने का, उन पर कोई आरोप ना लगे, लेकिन इसलिए ये सब चीज शास्त्री जी हम लोग क्योंकि जब आप लोग ये कहते हैं कि हम पारदर्शिता ला रहे हैं या पारदर्शिता लाने के लिए आप लोग नए व्यवस्था का एक निर्माण कर रहे हैं, तो उस पर सवाल ये उठता है कि आप लोग एक तरीके से जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं आप उनके ऊपर सीधे तौर पर सवाल उठा रहे हैं। भाई वो चुने हुए जनप्रतिनिधि उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए। आप लोगों को ये क्यों लगता है कि वहां पर भ्रष्टाचार हो सकता है या करप्शन होगा? शास्त्री जी देखिए आयुष जी, भ्रष्टाचार कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये किसी व्यक्ति, वर्ग और पद पर निर्भर नहीं होता। इस देश का प्रधानमंत्री भी भ्रष्ट हो सकता है, इस देश का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी ईमानदार हो सकता है। देश के अंदर बहुत उदाहरण ऐसे आए हैं। इसलिए ये कोई पैमाना नहीं है कि सरपंच बेईमान होंगे या सरपंच ईमानदार होंगे। कोई भी, ये कोई वर्ग पर, कोई पद पर, कोई चुने हुए या अफसर को कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार कहीं भी और कोई भी कर सकता है, ईमानदार कोई भी और कहीं भी हो सकता है। इसको कैटेगराइज करना सरकार की कतई मानसिकता नहीं है। मैं खुद इस बात को मान के चलता हूं कि चुने हुए प्रतिनिधि को यदि राजनीति करनी है तो इस बेकार के पचड़ों से दूरी रखना चाहिए। उसका काम मेरे गांव में यह आवश्यकता है, सरकार को इतने पैसे यहां से देकर देने हैं, इस पर जोर होना चाहिए। काम अच्छे से हो, मजबूती से हो, बढ़िया हो, इसके लिए आप अपनी ऑब्जर्वेशन रखिए। उसके ऊपर जो अधिकार चाहिए उस अधिकारों की मांग जरूर करनी चाहिए कि जिससे कोई भी आए गया व्यक्ति आए और गांव में से गांव के हिस्से का पैसा उसकी जेब में जाए। ये तो सरकार के व्यक्ति भी नहीं चाहते, लेकिन कम से कम जनप्रतिनिधि तो उसका जवाबदेह नहीं होगा कि उसने भ्रष्टाचार कर लिया, उसने पैसा खा लिया। कितनी शिकायतें आती हैं और उसी आधार के ऊपर रस्साकसी भी चलती है। सरपंचों को पक्ष विपक्ष के लोग सस्पेंड भी करते हैं। जब आपके पास इस प्रकार की कार्य पद्धति नहीं होगी तो आपका राजनीतिक जीवन स्वच्छ होगा और आप बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि ये बात सरपंच समझाएं या आप उनको समझा पाएं, यही तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। केसी भाटिया जी कैसे देखते हैं? सरकार का कहना है कि वो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सारी चीजों को कर रही है। ऐसा नहीं है कि ना वो अधिकार कोई कम कर रही है सरपंचों के, और ना ही ऐसा है कि वो कुछ ऐसा उसके अंदर कर दिया उसने कि जिसके अंदर कोई हम परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी कोई खामी है तो बताइए, हम उसको दूर करेंगे। कैसे इसको देखते हैं आप केसी भाटिया जी? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम आज जो लाठीचार्ज हुआ है, जो वाटर कैनन के ऊपर सरपंचों के ऊपर छोड़े गए हैं, जिस तरह से कि उनके ऊपर बल प्रयोग किया गया है, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी उसकी घोर निंदा करती है। हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, नेता प्रतिपक्ष, अभी आप दिखा रहे थे कि उन्होंने भी कड़े शब्दों में निंदा की है। हमारी पार्टी के तमाम बड़े नेता, चाहे हमारे प्रधान जी हों, चौधरी उदय भान जी हों, चाहे हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी हों, चाहे शैलजा जी हों, चाहे किरण चौधरी जी हों, तमाम हमारे बड़े नेताओं ने इस बात की निंदा की है कि ये जनता के, गांव के, देहात के चुने हुए लोग हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं। इनकी बात सुनने की बजाय इनके ऊपर लाठीचार्ज करना, बल प्रयोग करना एक इस पार्टी के लिए शर्म की बात है। ये जो है ना, लाठी गोली की सरकार ये नहीं चलेगी। इसको ना तो हरियाणा की जनता बर्दाश्त करेगी और ना ही हमारी कांग्रेस पार्टी इस बात को बर्दाश्त करेगी। हम इसकी जो है ना, लोगों के बीच में जाकर इन सरकार की इन नाकामियों का, ये गोली डंडे की सरकार का हम कड़े शब्दों में विरोध करके हम लोगों को बताएंगे इस बारे में। जहां तक सरपंचों की मांग की बात है, सरपंच पिछले 3 महीने से, जब से ये सरपंच चुने गए हैं, इनकी बात को इन्होंने ये साथ ही साथ इन्होंने ये ई पोर्टल वाला और ये इनका जो चलाया है, ई टेंडरिंग वाला चलाया है, ये एक बड़ी साजिश है। इसमें सरकार के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये सारी पावर बजाय लोगों को देने के, बजाय सरपंचों को, गांव के लोगों ने
इनको सरपंच चुना है। पावर जो इसमें दी है वो सरपंचों को गांव के लोगों ने दी है, और ये ऊपर से अपने बात को थोप कर ये उसी तरह से है जिस तरह से किसान विरोधी कानून इन्होंने बनाए थे, बिना किसानों से बात किए बनाए थे। अब जो ये सरपंचों के खिलाफ ई टेंडरिंग का मुद्दा इन्होंने छेड़ा है, सरकार ने छेड़ा है, ये घोर निंदनीय है। और बिना सरपंचों से पूछे, बिना उनसे बात किए उन्होंने उनके ऊपर लादा है इस बात को। और वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बिल्कुल क्लियर कहा था अभी कि 20 लाख की पावर तो हमने दी हुई थी अपनी सरकार में। अब 9 साल हो गए सरकार को, 30 लाख रुपए की अगर वो पावर मांग रहे हैं, को गलत नहीं कर रहे। इसके अलावा इन्होंने दूसरी मांगों का जो सरपंचों ने जिक्र किया है, इसके अलावा हमारी दूसरी मांगे हैं, उनको बैठ के, सरकार का काम है, ये जनता के प्रतिनिधि चुने हैं, उनको बैठ के बात करना उनसे, और क्या उनकी मांगे हैं उनको ढंग से बैठ के बात करें, तो उसके मसले का हल करें। और ये उसकी बजाय उनको लाठी डंडे बरसा रहे हैं। और क्या ये सरकार ये नहीं जानती कि हम भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम भी उन्हीं लोगों से जाके, गांव में जाके लोग वोट मांगेंगे? किस मुंह से आप वोट मांगेंगे? किस मुंह से उन सरपंचों का, उन पंचों से आप वोट मांगने के लिए जाएंगे? किस तरह से उन लोगों के बीच में आप जा पाएंगे? किस तरह से उनको फेस करेंगे? ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। ठीक है, आपका ये कहना है कि सरकार को इनके साथ बातचीत करके इसके समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है, विजेंद्र रेड्डी जी, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से आज की जो कार्रवाई सरपंचों के ऊपर की गई, उसकी घोर निंदा की जाती है। हम इसकी बहुत बार बार निंदा करते हैं कि ये जो बर्बरतापूर्वक कार्रवाई सरपंचों के ऊपर की गई, वो बहुत ही निंदनीय है और हरियाणा प्रदेश को शर्मसार करने वाली एक घटना है। और केवल ये घटना नहीं, कुछ दिन पहले अध्यापकों के ऊपर भी इसी प्रकार का अत्याचार किया गया था। यानी कि इस सरकार में हर महीने एक बार जो पंचकुला का गेट है, जो चंडीगढ़ में प्रवेश होता है, वहां पर लगभग औसतन महीने में एक बार जरूर खून की भेंट सरकार मांगने लग गई है। और वो एक तरह से खुली जो है ना जगह इन्होंने बनवाने का काम किया है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए ये उतनी ही कम। दूसरी बात, इस प्रकार से ये जो घटना घटी, इसका मुख्य कारण है ई टेंडरिंग से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या मामला है कि हरियाणा प्रदेश के सारे सरपंच उसके खिलाफ है? लोकतंत्र की परिभाषा हमने एक पढ़ी है कि जनता के द्वारा, जनता में से चुनी हुई जनता के लिए सरकार होती है। लेकिन ये कैसी सरकार है जो पूरे हरियाणा प्रदेश के लोग, जिनके लिए इन्होंने ये कानून बनाया, इस बात को मध्य रखते हुए कि ट्रांसपेरेंसी हम लेकर के आएंगे, और जिसके इस योजना से इफेक्टेड जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, सारे के सारे विरोध कर रहे हैं। तो आखिर ये लोकतंत्र कहाँ बचता है? इसमें लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया जा रहा है, क्योंकि सरकार जनता के लिए कार्य नहीं कर रही है, बल्कि ये खुद अपने लिए कर रही है। और ये तो पंचायत मंत्री ने क्लियर भी कर दिया है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो संगठन है और जो जनता है, उनको सरकार में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। सरकार हम है, हम अपनी मर्जी से काम करेंगे। इस तरह की भाषा पंचायत मंत्री जी यूज करते हैं, और इसके ऊपर सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जाता है कि नहीं भाई, हम जनता के लिए हैं, हम जनता के सुझाव के अनुसार काम करेंगे। यानी कि देवेंद्र बबली जी ने जो ये बात कही कि सरकार हम हैं, हम काम करेंगे, ये जो पूरी सरकार का वक्तव्य है, पूरी पार्टियों का वक्तव्य है। न ही पार्टियों ने इस बात का विरोध किया, न ही सरकार ने विरोध किया। यानी पूरी पार्टियों का ये नीति है कि हम सरकार बन चुके हैं और हम अपने हिसाब से काम करेंगे, जो हमारे मन में आएगा वो लागू करेंगे। तो ये सरकार की जो हठधर्मिता है, ये इस बात को प्रदर्शित करती है। आयुष जी, वो कहते हैं, हरियाणवी में कहावत है कि जब गिद्दड़ की मौत आती है तो गांव की तरफ दौड़ता है। अब इनके जाने के दिन आ चुके हैं, इसलिए ये अभिमानी और घमंडी हो चुके हैं और उसी के अनुसार ये कार्रवाई करने का काम करते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब पहले 20 लाख तक की सरपंचों को पावर होती थी, वो अपने हिसाब से डेवलपमेंट के कार्य करवा सकता था। अब महंगाई का दौर बढ़ा है, हरियाणा प्रदेश का बजट भी काफी बढ़ गया है। ये कहते हैं कि हमने बजट को इतने गुना बढ़ा दिया, 1,83,000 करोड़ पर हम लेकर के आगे। तो जो सरपंचों को 20 लाख की पावर होती थी, वो चाहिए तो बढ़ानी थी, क्योंकि महंगाई का दौर आ गया, बजट भी बढ़ गया, तो उनकी भी पावर बढ़नी चाहिए थी। उल्टा सरकार उसको 20 लाख से घटा करके 2 लाख करने जा रही है, और फिर ये कहते हैं कि हमने कोई पावर कम नहीं। इतना बेशर्मी के साथ चैनल के ऊपर बैठ करके कहा जाता है कि हमने कोई पावर कम नहीं की। यानी कि मंत्री जी और सरकार कहती है नहीं, हम 2 लाख से ऊपर की पावर सरपंच को नहीं देंगे। और हमारे बुद्धिमान प्रवक्ता साथी कहते हैं कि हमने उनकी कोई पावर घटाई ही नहीं, कोई कमी नहीं की है।
दूसरी तरफ ये कहते हैं कि सरपंच के साइन के बगैर काम नहीं होगा, और सरकार कहती है कि 2 लाख तक ये करेंगे, इसके ऊपर जो है ना एसडीओ और जेई करेंगे, और सरपंच यदि 7 दिन तक साइन नहीं करता है पेमेंट के ऊपर तो एसडीओ को पूर्ण रूप से अधिकार होगा, वो उसकी पेमेंट करवाएगा। तीसरी बात, अगली बात ये कहते हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी लेकर के आएंगे। आयुष जी बड़े विद्वान एंकर हैं आप, मैं ये पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज द मेन डेफिनेशन ऑफ ए ट्रांसपेरेंसी? ट्रांसपेरेंसी का जहां तक मैं समझता हूँ ये मतलब होता है जो काम करते हैं वो सबके सामने प्रस्तुत किया जाए, मैंने ये काम किया, ये खर्च किया, ये काम हुआ। तो क्या वो जो टेंडरिंग के माध्यम से आएगी, क्या सरपंच के माध्यम से नहीं आती? क्या आज तक ट्रांसपेरेंसी नहीं थी? क्या आज तक सरपंच का हिसाब किताब नहीं दिया जाया करता था? क्या सरपंचों को बिल्कुल खुला इन्होंने 8 साल तक अगर खुला छोड़ रखा था, आज ये इस तरह की है, तो इसका मतलब 8 साल तक इन्होंने प्रदेश के पैसे को लुटवाने का काम किया है। अब लास्ट वाले 1.5 साल में इस तरह की योजना लेकर क्या रहे? ट्रांसपेरेंसी को चंद्रग्रहण। ठीक है, आपने कहा कि ट्रांसपेरेंसी की डेफिनेशन क्या है, ये कौन तय करेगा, और दूसरा ये कि समाधान की तरफ तो बढ़ना चाहिए। धर्मपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रधान एसोसिएशन की तरफ से, मैं उनका रुख कर लेता हूं। धर्मपाल जी आपका स्वागत है इस चर्चा में। नमस्कार जी। जी धर्मपाल जी, चूंकि आप लोग तो पक्का मोर्चा आप लगा रहे हैं और आपका ये कहना है कि सरकार को तो ई टेंडरिंग की ये जो पॉलिसी है उसको वापस लेना ही पड़ेगा, जबकि सरकार ये कह रही है कि ये पॉलिसी वापस नहीं होगी, कोई कमी या खामी है हम उस पर सुधार के लिए तैयार हैं। अब कैसे इसका रास्ता निकलेगा? देखो जी, हमारी आज प्रदेश इकाई ने फैसला ले लिया है कि हमारा यहाँ पक्का अपना धरना रहेगा, और जो आज सरकार ने चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, इसमें करीब हमारे 20-25 सरपंच घायल हुए हैं, 3-4 को तो गंभीर चोटें आई है। तो जब तक सरकार ई टेंडरिंग को वापस नहीं लेगी, हमारा धरना यही लागू रहेगा, समाप्त नहीं होगा। और रही इसमें पारदर्शिता की बात, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो इससे पहले पंचायतों ने काम किए उनकी तुलना करें, और जितने भी टेंडरिंग से काम हुए हैं जो विभाग से कराए जाते हैं, मैं उनकी गुणवत्ता जांच ले, तो हम इस चीज के लिए दावा करते हैं कि भाई उनकी तुलना करें, कमेटी बनाए सरकार, और तब उनको देखे। शायद मैं इसका आपको उदाहरण दे दूं, हमारा एक पटौदी रोड है जिसपे पटौदी रेवाड़ी के बीच में जो टेंडर से पुल बना था, और वो उस टेंडर का वो पुल भी समाप्त हो चुका है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि टेंडर भी लेते हैं तो जो बीजेपी नेता है इनके रिश्तेदार ठेकेदार होते हैं, ये सभी सरपंचों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ठीक है सत्वर शास्त्री जी, एक तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो उसकी डेफिनेशन क्या है ये बताइए, और दूसरा ये है सरपंच ये कह रहे हैं कि भाई अधिकार तो सीधे तौर पे कम हो गए, जो 20 लाख था वो घटा के अगर आप 2 लाख कर देंगे तो अधिकार तो आपने कम कर ही दिया सरपंचों का। देखिए आयुष जी, विजेंद्र रेणु जी भी इतने सीनियर प्रवक्ता और इतने मजबूत राजनीतिक साथी इस बात को गोल गोल घुमा रहे हैं, यानी सच्चाई को स्वीकार करने में कत्ते भी 1% भी आगे नहीं। मैं बड़े अदब के साथ बड़े भाई का सम्मान करते हुए पूछना चाहता हूं, काम ठीक हुआ या गलत हुआ, यह निर्णय पहले कौन करता था, आज कौन करेगा? सरपंच के पास पावर होते हुए भी पेमेंट करने की, वो काम उचित है या ठीक हुआ है, टर्म एंड कंडीशंस के अनुसार हुआ है कि नहीं हुआ, यह तय सरपंच करता था कि जेईएसटीओ करता, टेक्निकल व्यक्ति करता था। आप सब कहेंगे, आप भी इस बात पर सहमत होंगे, बाकी भी, कि काम की गुणवत्ता की जांच सरपंच नहीं, टेक्निकल जो टीम है सरकार की वो करती थी। आज भी टेक्निकल टीम जो है वो सरकार की है, जो पहले थी वो भी आज ही, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया गया। वरना पहले सरपंच के हाथ में था कि जो मर्जी पैसा निकाल दूंगा, जो मर्जी कर दूंगा, कहीं 1-8% कहीं होता भी होगा तो वो कानूनी रूप से नहीं, गलत था वो। पैसा की बात यही है कि पहले काम होगा, काम के बाद उसकी जांच होगी, और जांच के बाद उस काम को पास, जैसे शब्द कहते थे कि वो काम पास हो गया, पास हो गया मतलब टेक्निकल टीम ने उस काम की स्वीकृति दे दी कि ठीक है। तो ये स्वीकृति तो सरपंच नहीं देता था, देता तो टेक्निकल व्यक्ति ही था ना सरकार का, और आज भी वही देगा। अंतर क्या हो गया? अंतर केवल इतना रहा कि पहले जो काम कागज पर होता था, आज वो काम आपकी ऑनलाइन सिस्टम पर है।
पहले जो काम को कोई कोई देख सकता था, आज उस काम को हर कोई व्यक्ति ऑनलाइन जाकर देख सकता था है कि मेरे गांव में कौन सा काम कितने पैसे में हुआ है। कोई दिक्कत नहीं उसको, वो कागज में देखता था, आज ऑनलाइन देख लेगा। सरपंच के पास जो पावर थी अपने गांव का एस्टिमेट बनवाना, अपने गांव के काम के बारे में सरकार को लिखना कि मेरे गांव में ये होना है, आज भी वो पावर है, पहले भी वो पावर थी। जब विजेंद्र रेणु जी कहते हैं कि बजट बढ़ गया, तो भाई सरपंचों को मिलकर, जनप्रतिनिधियों को, जो पंचायत के लोग हैं, उनको एक तो मांग करनी चाहिए थी सरकार के बजट से पहले कि पंचायती राज को इतना % बजट मिलना चाहिए। ये तो लगता था कि कोई जायज बात है कि जो सरपंच आए हैं 2 साल से काम नहीं हुआ है और हम काम करना चाहते हैं, तो पंचायती राज का, पंचायती संस्थाओं को बजट इतना ज्यादा देना चाहिए। ये तो विषय था एक जांच का, एक मांग का, और उसकी स्वीकृति सरकार देती और बिल्कुल देती। आज भी चाहती है कि सरकार वो जो पैसा बचा वो ज्यादा से ज्यादा गांवों में लगे, लेकिन वो पैसा मैं अपने घर की तरह बरतूं, ये तो किसी को भी अधिकार नहीं है। पैसा आपका है, गांव आपका है, योजना आपकी है। टेक्निकल पास करने की पावर सरपंच के पास पहले भी नहीं थी, सरपंच के पास आज भी नहीं है। और तो किसी भी सूरत में जिनके लिए आप लेकर के आए योजना, या फिर जिनके लिए आप ला रहे हैं, या जिनके बेहतरी की आप बात कर रहे हैं, वो समझ क्यों नहीं पा रहे हैं इस बात को? अब जैसे सरपंच हमारे साथ जो एसोसिएशन से जुड़े, वो ये भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, अब भाई देखिए ये उनके हित में नहीं है, आप इनके लिए लाए, उनको ही पसंद नहीं आ रहा। आयुष जी, मैं एक बात और बात करना चाहता हूँ। इस देश के अंदर ये लोकतंत्र व्यवस्था है, सरकारें एक दूसरे के साथ बनती है। आज सरपंचों ने कह दिया कि कानून हम चाहेंगे वो बनेगा, कल स्टेट गवर्नमेंट्स कहने लगेंगे देश की कि कानून वो बनेगा जो हम चाहेंगे। और यदि कोई व्यक्ति सत्ता पर निरंकुश श्रीमती इंदिरा गांधी की तरह हो जाए कि देश का कानून मैं चाहूंगी वो होगी, तो ये देश स्वीकार कर सकता है क्या? कानून बनाने की जिनकी संवैधानिक जिम्मेवारियां है, जो मर्यादाएं हैं, उनका पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आज देश के अंदर संघीय व्यवस्था है, कौन किसके लिए कानून बनाएगा ये व्यवस्था है कि नहीं? तो आज पंचायतों में क्या हो, शिक्षा विभाग में क्या हो, ये कौन का जिम्मेवारी करेगा? ये सदन तय करेगा। सदन में कौन लोग करेंगे? जो सत्ता में होंगे वो लोग करेंगे। उनकी पॉलिसियों पर यदि किसी को ऐतराज होगा तो 5 साल के बाद निर्णय होते हैं, 5 साल के बाद निर्णय करके आज जिसको लगता है कि ये निर्णय गलत था, सरकार बदलती है, बदलती रहती है। ये कोई एक तय हो गया क्या कि कोई एक आदमी आ गया और वो कांग्रेस के नेताओं की तरह देश में इमरजेंसी लागू कर देगा? भारतीय जनता पार्टी के तो किसी नेता को ऐसा खुमार चढ़ा ही नहीं है कि मैं ही रहूंगा, मुझे ही रहना चाहिए। वो तो जनता के बीच ठीक है, लेकिन शास्त्री जी कानून भी तो जिनके लिए ला रहे हैं, कम से कम भाई उनसे भी तो राय मशवरा होगा ना कि भाई ये कानून या हम इस तरह की व्यवस्था करने वाले हैं, और अगर उनका एतराज है या विरोध है तो उसको तो सुनना चाहिए ना। क्यों ये विरोध पर उतरे फिर? देखिए आयुष जी, मैंने उसको पहले कहा कितने दौर की बात हुई है, कितने दौर की बात और हो सकती है। जैसा आपने कहा किसके साथ और मांगे, मैं कह रहा हूं ना कि कोई भी मांगे नाजायज नहीं है। सब बातें जो है पैसा लाने की है ना, गांव के विकास की है ना, पैसा आना चाहिए, कैसे भी आना चाहिए। मुख्य मांग क्या होनी चाहिए थी कि बजट से पहले जो ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे थे और जो राजनीतिक पार्टियां इनका समर्थन कर रही है, वो उनको ये बात कहते कि पंचायती राज संस्थाओं को कितना पैसा मिलेगा, इसके परसेंटेज तय होनी चाहिए। इस पर तो कोई चर्चा नहीं। तो ये राजनीतिक मोटिवेटेड आंदोलन है, मुझे नहीं लगता है। ठीक है धर्मपाल जी, राजनीति से प्रेरित है क्योंकि पॉलिटिकल बैकअप मिल रहा है आप लोगों को। देखो, जो आर्य जी, नहीं, हमें किसी पॉलिटिकल बैकअप नहीं मिला है। कल तो चुने सरपंचों को मेरे ख्याल में जन्म हुए भी शायद 2 महीने नहीं हुए हैं, तो इनको पॉलिटिकल बैकअप कैसे मिलेगा? क्या सारे हरियाणा के सरपंच बीजेपी के खिलाफ हो गए? केवल 10%। धर्मपाल जी बड़े अदब के साथ पूछना चाहता हूँ, आप जिस हल्के से आते हैं, जिस जिले से आते हैं, कितने प्रतिशत सरपंच आपके साथ है और कितने प्रतिशत सरपंच काम नहीं कर रहे? जरा बताओ जरा। बिल्कुल 100% हमारे साथ है। मैं कहता हूँ 90% सरपंच हरियाणा का काम कर रहा है और करने की इच्छा है। सरकार बजट आर्य जी 1% सरपंच भी काम नहीं कर रहा। आपने सुनो, ट्रेनिंग शुरू की, हमारे फरूखनगर ब्लॉक पूरा गुड़गांव जिला ने बहिष्कार कर दिया। सरकार की किसी नीति में भाग नहीं ले रहे। आप ये नहीं कहो कि 90% काम कर रहे हैं।
सरपंचों पे दबाव बना के उनसे प्रस्ताव लिए जा रहे हैं, लेकिन सरपंचों ने उनको स्वीकृति देने से मना कर दी। आप ये नहीं कहो 90% काम कर रहे हैं, अरे भाई ये राजनीति से प्रेरित है। ठीक है, चलिए केसी भाटिया जी, मैं केसी भाटिया से भी रिएक्शन लेता हूं। केसी भाटिया जी, राजनीति से प्रेरित है और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इनको पॉलिटिकली बैकअप कर रहे हैं। जी देखिए, राजनीति में एक बात पूछना चाहता देखिए हूं। शास्त्री, देखिए सत्यव्रत शास्त्री जी अभी ये बात कह रहे थे कि 90% सरपंच काम कर रहे हैं। अगर 90% सरपंच काम कर रहे हैं, ये इनके यूनियन के प्रधान जो है धर्मपाल जी, इन्होंने क्लियर कहा है इसको कि भाई 100% लोग हमारे साथ हैं, कोई सरपंच काम नहीं कर रहा। तो जो ये लाठीचार्ज हुआ, जो बल प्रयोग हुआ, उसमें आप उसमें देखो कि सरपंच पूरा का पूरा इतनी बड़ी भीड़ सरपंचों की, और अगर वो 10% थे, अगर 150 आदमी थे, तो इन्होंने हजारों की संख्या में वो लगाकर, फोर्स लगाकर उस पर लाठीचार्ज किया। क्या ये 100-200 सरपंच उसको, जो अगर सरपंच थे विरोध करने वाले, प्रदर्शन करने वाले, क्या उनके लिए 5000 10,000 पुलिस कर्मियों की जरूरत थी? उसके लिए क्या उसके लिए लाठी गोली की जरूरत थी? तो ये किस तरह का झूठ बोल रहे हैं। और शरिया वो हमारे जो प्रधान है सरपंचों के, वो कह रहे हैं भाटिया जी आप बोलिए मत, कोई याद करो, आप बीच में मत बोलिए। मैं बोला हूँ आप बीच में नहीं, आप बीच में मत बोलिए। आपका सुनिए, आपके समय की गोली कांड के याद दिलाऊं क्या? आपने निरी लोगों के आपके बीच में मत बोलिए, आप कह लेना अपनी बात जिले में इनको चुप कराइए पहले। गोलियों से मारा गया था, बीजेपी के प्रवक्ता बीच में आप सुनिए, राज रानी का नाम भूल गए क्या? कांग्रेस में मेरी और काम करते हैं। ठीक है, एक सेकंड शास्त्री देखिए, अभी भाटिया जी का समय, पहले उनको बोल लेने दें, आप अपने समय में आराम से जवाब दीजिएगा। भूल गए क्या? ठीक है, एक सेकंड। अरे ठीक है, अभी भाटिया जी को अपनी बात तो रखने दें शास्त्री जी। ठीक है, आप उनके समय की याद दिला दीजिएगा, लेकिन पहले अभी भाटिया जी का समय है। भाटिया जी केसी भाटिया ठीक है, शास्त्री जी अरे शास्त्री जी थोड़ा धैर्य रखिए, अपने समय में आराम से जवाब दीजिएगा ना। अभी उनकी बात को तो कम से कम आने दीजिए, उनकी बात नहीं आने देंगे तो फिर आपको बोलने में भी दिक्कत होगी, फिर वो आपको नहीं बोलने देंगे, देखिए ऐसा नहीं शास्त्री जी, कोई अर्थ नहीं है। आपने जितनी भी बातें कही हैं, ना तो वो प्रदेश की जनता को समझ में इस समय आई, ना मुझे समझ में आई, क्योंकि आप दोनों लोग एक दूसरे को टोक रहे हैं। पहले उनको बात रखने दें, 1 बाय 1 अपनी बात को रखें ना, आप उनकी बात को काटिएगा। अभी भाटिया जी नहीं बोलने की हिम्मत का है, मैं पूछ रहा हूँ, आप जवाब दो ना। अरे बोलती बात आप केसी भाटिया जी, अरे शास्त्री जी ठीक है भाई, सुनिए तो सही, आप भी सुनिए और प्रदेश की जनता को भी सुनने दीजिए। इसका कोई अर्थ नहीं है, ये केवल समय की खराबी है, भाटिया जी शास्त्री जी, फिर आपको भी इसी तरीके से इंटरप्ट किया जाएगा, फिर आप भी अपनी बात नहीं रख पाएंगे। शास्त्री जी आप भी अपनी बात नहीं रख पाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा, इसका कोई अर्थ नहीं है। पिछला 2 मिनट देखिए खराब किया आप लोगों ने, केवल 2 मिनट खराब किया आरोप प्रत्यारोप में। आज ई टेंडरिंग की हम बात कर रहे हैं, आज के मौजूदा विषय पर है भाटिया जी। उन सबको याद है, दलित लोगों के ऊपर आपको शर्म आनी चाहिए बात करते हुए, चलाई दूसरे के बारे में बोली जा रहे हैं आप। एक भी व्यक्ति का, अरे मेरे साथ तू करने की बात नहीं है, 9 साल की मेरे साथ तू करने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति के ऊपर हरियाणा पुलिस की गोली औकात दिखा रहे हैं आप लोग, हमारे समय में अपनी औकात दिखा रहे हैं। फौजियों को नहीं बख्शा, तुमने अध्यापकों को बख्शा, और उन तुम्हारी गोलियों से वो उनकी मौत हुई थी, हत्या हुई थी। अरे चुप कर जाइए, मेरी बात में बोलने दीजिए। और अनावश्यक करने के लिए घुमाते हो। आप बताइए ना कमी क्या है? अरे आप बताइए ना कमी क्या है? जिन चीजों को तुमने खत्म किया था, उन लोगों चीजों के लिए तुम जब विरोध में आ गए तो तुम आंदोलन करने लगे। ठीक है शास्त्री जी देखिए, बहुत समय हो गया शास्त्री जी नहीं सत्यव्रत शास्त्री जी देखिए, नहीं सत्यव्रत शास्त्री जी ऐसे नहीं होगा। अब आपके समय में बीच में कोई इंटरप्ट करेगा तो आप ये उम्मीद मत करिएगा शास्त्री जी, अब आप ये उम्मीद मत करिएगा कि आपको कोई बीच में इंटरप्ट ना करे, ये उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि दूसरे वक्ता का समय आपने खराब किया, इसलिए आपको इंटरप्ट करेंगे तो आप सुनिएगा अब उसको। केसी भाटिया जी देखिए, आप बात कर रहे हैं राजनीति की भी राजनीतिक रूप लिया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि 2 महीने हो गए सरपंचों को चुने हुए बने हुए, ये इन्होंने आते ही इनके ऊपर ई टेंडरिंग वाला ये सिस्टम लाद दिया। पहले दिन से सरपंच, पूरे हरियाणा के सरपंच उस बात का विरोध कर रहे हैं, पूरे हरियाणा की जनता उनका विरोध कर रही है उस बात का कि सरपंच हमने चुने हैं, उनको काम करने दीजिए।
तो ये इनका मन में पाप है। ये लोग ई टेंडरिंग के मार्फत अपने बीजेपी के, आरएसएस के लोगों को, जेजेपी के लोगों को ये फायदा अब आप आरएसएस भी ले आए, सीधा सा मकसद है। और जहां तक बात है, अरे आरएसएस कोई कार्यदायी संस्था थोड़ी ना है कि आरएसएस को बीच में ले आए आप, ठीक है? नहीं, इस स्तर पर नहीं, इस स्तर पर नहीं, ठीक है? आप सरकार के स्तर पर कुछ कहिए, लेकिन आरएसएस या और संगठनों को अपनाएंगे, ये समय की खराबी। विजेंद्र रेड्डी जी, विजेंद्र रेड्डी जी, विजेंद्र रेड्डी जो अभी आवाज जो दी है, इन्होंने बताया कि डिफेंस क्या है। सारे हरियाणा के सरपंच अगर आपसे खिलाफ होकर कांग्रेस के साथ होंगे तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जब टोटल हरियाणा के सरपंच आपसे खिलाफ हो चुके, मैं तो कह रहा हूँ कि 90% सरपंच काम कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप। जनता देख रही है, सारे सरपंच आपको देख रहे हैं, जिन लोगों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ कर रहे हैं। आपको 90% लोग लग रहा है कि सरपंच काम कर रहे हैं, एक भी सरपंच काम नहीं कर रहे। चलिए ठीक है, अभी विजेंद्र रेड्डी जी, विजेंद्र रेड्डी जी को बोलेंगे, ठीक है? एक सेकंड, अरे एक एक करके भाई, एक एक करके सबको समय दे रहा हूँ मैं बराबर से। एक सेकंड पहले विजेंद्र रेड्डी जी, केशव भाटिया जी, थोड़ा सा धैर्य रखें। विजेंद्र रेड्डी करने का काम किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि सभी को अपनी बात कहने का हक है और हमारे को अपनी बात कहने दें और ये साथी चुप रहिए। अभी देखिए, इन्होंने कहा केवल 2% सरपंच है, वहाँ पर 20,000 प्लस की जो पंचकुला में भीड़ हुई, तो क्या वो सरपंच नहीं थे? चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं थे? और हजारों की संख्या में पुलिस कर्मियों को लगा करके उनको रोकने का काम किया और उनको घायल करने का काम किया। अगर वो 5-7% ही थे तो आपको जरूरत क्या थी वहां पर पुलिसिया कार्रवाई करवाने की? उनको जाने देते, वो मिलकर के आ जाते। वो कहीं ना कहीं सरकार भयभीत है और उनके एकता से डरी हुई है। दूसरी बात आयुष जी, अभी हमारे प्रवक्ता साथी ने बताया कि इसमें डिफरेंस क्या है। जो टेक्निकली अप्रूवल होती है, पहले भी जेई और अधिकारी देते थे, आज भी वही देंगे। बिल्कुल सही बात है। ये जेई और एसडीओ ही उसकी गुणवत्ता को मतलब फाइनल पास करेंगे काम को। पहले भी वही करते थे, अब भी वही करेंगे। लेकिन जब पहले भी वही करते थे, अब भी वही करते थे, सरपंच की सहमति होती थी, तो बीच में एक नया आदमी क्यों लाया जा रहा है? क्वेश्चन ये बनता है, जब पहले वाला काम आज भी वही होना है और नई पॉलिसी के ऊपर, नई नीति के ऊपर सभी सरपंच विरोध कर रहे हैं, तो फिर ये क्यों लाया जा रहा है? जब पहले वाला काम आज भी उसी प्रकार से करना है, तो सरकार क्यों अड़ी हुई है कि हम ई टेंडरिंग करेंगे? ई टेंडरिंग से जो आयु, हाँ, ई टेंडरिंग से आयुषी 100% ये हरियाणा प्रदेश के विकास के कार्यों को 1-2 हाथ में देना चाहते हैं और वो 1-2 साथी सरकार का नुमाइंदा होगा और उस वही नुमाइंदा सरकार के साथ मिली भगत करके सारे पैसे को हड़पने का ये लोग काम करना चाहते हैं। दूसरी बात देखिए, सत्यवर शास्त्री जी कंट्रोवर्सी बयान दे गए अभी। उन्होंने कहा कि इंदिरा जी सर्वे नहीं हो सकते कि फैसला जो मैंने कर दिया वही कर दिया, और वो इमरजेंसी लगी 76 से 77 के बाद उनका सुपना साफ हुआ। आज भी तो वही इंदिरा हो रहा है। आपने तो इंदिरा जी को भी माफ कर दिया। आपने किसानों के लिए कानून लेकर के आए, मनमर्जी से लेकर के आए। आप अग्निवीर योजना लेकर आए, अपनी मर्जी से लेकर के आए। आप ई ट्रेडिंग लेकर के आए, अपनी मर्जी से लेकर के आए। आप ई टेंडरिंग लेकर के आए, कौन से समुदाय से विचार विमर्श कर करके लेके आए। इंदिरा जी ने तो एक इमरजेंसी का काम किया था, आपने तो अनेकों काम इतने कर दिए जो जिससे इंदिरा जी का जो किया हुआ वो कार्य वो बहुत छोटा पड़ गया, वो बहुत आगे निकल गई। आप गोली और लाठियों की बात करते हैं दूसरे दलों के बारे में। आपने शास्त्री जी बताइए, आरक्षण मुद्दे पर 2016 पंचकुला में किसान मरे और आज 25 सरपंच घायल हो गए। तो ये बात छोड़िए, आपने रिकॉर्ड साबित कर दिया है। आप उसको लिखित प्रशस्ति पत्र भेजिए इमरजेंसी के लिए। आप सबसे आगे निकल चुके हैं। आपने विकास का काम किया, लोगों के मारने का काम किया, सबसे ज्यादा मारने में आपको इनाम मिल रहा है। दूसरी बात, आप इन लोगों से इमरजेंसी में हुई
इमरजेंसी में हुई कार्रवाई का प्रशस्ति पत्र भेजिए कांग्रेस को। अरे बोलिए, वहाँ तो एक भी हत्या नहीं हुई। इंदिरा जी के कृत्यों का प्रशस्ति पत्र भेजिए। और चौधरी देवीलाल जी जैसे नेताओं को जेल की यात्राएं करनी पड़ी थी, उसके लिए भैया बैठिए। इंदिरा जी ने बहुत अच्छा काम किया था। कितने किसानों की हत्या हो चुकी है और बस्ताना पावर प्लांट में आपके समय में जो गोलियों से हत्या हुई थी, वो एक भी किसान के शरीर पर गोली नहीं लगी। किसान के आंदोलन के ऊपर गोली नहीं चली। अब आप लोग इतिहास में चले जाते हैं, वर्तमान में रहेंगे तो समस्या के हल तक पहुंच जाएंगे। एक दूसरे का इतिहास दिखाते रहेंगे तो वर्तमान की समस्या का हल कभी नहीं निकलेगा। धर्मपाल जी, देखिए सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वो ई टेंडरिंग की जो पॉलिसी लाई है उसको वापस नहीं लेने वाली। आप कह रहे हैं कि आपको ये वापस लेना पड़ेगा। अब मुझे बताइए कि समाधान कैसे निकलेगा इसका, क्योंकि दोनों लोग अपने अपने स्टैंड पर अड़े हैं। सर एक बात बताओ, समाधान तो तभी निकले ना जब सरकार के कोई आदमी बैठे। हम उसकी खामियां बता रहे हैं टेंडरिंग की, भाई इसमें ये खामियां। पंचायत मंत्री के साथ तो आप बैठ लिए, पंचायत मंत्री से बड़ी अथॉरिटी क्या थी? मैं पेन लेके बैठा हूँ। पंचायत मंत्री के साथ तो आप बैठे ना, सरपंच एसोसिएशन बैठा ना धर्मपाल सिंह जी। बिल्कुल। जब आपने अभी आपको बताया पंचायत मंत्री के साथ भी बैठे, आज मुख्यमंत्री के ओएसडी भी गए आपके बीच में मिलने के लिए, तो सरकार वार्ता तो कर रही है आपके साथ। ओएसडी गए नहीं, ओएसडी बोलिए, मैं नोट कर रहा हूँ और आपका वकील बनकर बात करूंगा। हाँ अभी बताता हूँ। इनका ओएसडी ऐसा जैसा भट्टे का मुंशी। अपनी पथेर गिनो, बताओ कौन जिम्मेदार आदमी था बात करने के लिए? कोई मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री ने ओएसडी भेज दिया। मैं कह रहा हूँ मंत्री के साथ तो बात हो गई ना धर्मपाल जी आपकी, मंत्री ने तो बात की ना आपके साथ, पंचायत मंत्री ने बात नहीं की आपके साथ। हाँ बिल्कुल करो। अच्छा ई टेंडरिंग के बारे में आपको बता दो, आपने ये बताया कि भाई वही इंजीनियर विंग पहले भी वही उसकी मान्यता देती थी, अब भी वही देगी। बात छोड़ो धर्मपाल जी, आप अपनी बातें लिखो, मैं सरकार के पहुंचाऊंगा और आपका वकील बनकर बात करूंगा। मैं नोट कर रहा हूँ कागज पे। आर्य जी एक बात बताओ, जब देवेंद्र बबली ने ये कह दिया मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं आप पे कैसे विश्वास करूं? छोड़िए आप बात, आप छोड़िए। मैं कह रहा हूँ आपका वकील बनकर बीजेपी का प्रवक्ता बहस करने छोड़ दूंगा चैनल पर आना। आप लिखवाइए, मैं बात कर रहा हूँ। नहीं लिखवाण ने एक बात बताओ, हमने अपनी मांग पत्र रखा है, सारी खामियां है उसमें। जब हमने बता दिया वही विंग, सुनो आपकी सम्मान का मैंने समर्थन किया। आयुष जी ने जो मान्य रखी मैंने उसका समर्थन किया। और चंडीगढ़ जाकर के मांग। चलिए ठीक है, अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मुझे यही समाप्त करनी पड़ेगी, मेरे पास समय नहीं। शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि टेंडरिंग को लेकर के प्रधान आप देख रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार कह रही कि टेंडरिंग को वापस नहीं करेगी, खामियां हैं तो बताइए, और अब देखना यह है कि इसका हल या समाधान कैसे निकाला जाता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।